जय हिंद साथियों। देखिए क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका एग्ज़ाम साथियों 2025 में पढ़ने वाला है, साथियों 2025 में जितने भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम पढ़ने वाला है जो 12th में जो है साथियों आर्ट्स से है, ठीक है ना, आर्ट्स से है साथियों, तो उनके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। क्योंकि साथियों देखिए हम लोग जो है आज इस क्लास में भूगोल के 40 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों देखिए पूरे क्लास में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे सभी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के सॉरी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसका साथियों पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ के लिए आप साथियों इसके लिए मैसेज कर सकते हैं। आपको नोट्स के लिए इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा साथियों। वहाँ पर आपको नोट्स जो है साथियों अब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो फ्री में दे देंगे, ऐसे नहीं तो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन साथियों, यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है साथियों, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है, ठीक है ना। तो आंसर समझिए सभी लोग, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। देखिए किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्रफल उस देश का आधिपत्य होता है जिसका केवल वही बिजली मत्स्य पालन परिवहन आदि के लिए कर सकता है, ठीक है। अपमानक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये आपका अपमानक आर्थिक क्षेत्र का आंसर था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा ये जा रहा है कि समुद्र कृषि से आप क्या समझते हैं। तो आंसर समझेंगे सभी लोग ध्यान से। देखिए मिट्टी का सतत गुणवत्ता की तथा बनी रहे इसके लिए वर्षा जल का संचयन जो है, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों से जो है सीढ़ीनुमा खेती की जाती है जिसे समुद्र कृषि कहते हैं। इस विधि द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति एवं संचालन साथ साथ हो जाती है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कि समुद्र कृषि से क्या समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग। प्रश्न है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, ठीक है ना। देखिए फसल चक्रण जो है ना साथियों वो मृदा में किस प्रकार सहायक ये बताना आपको, ठीक है। तो ध्यान देंगे फसल चक्रण। देखिए दो धान फसलों के बीच में एक दलहन की फसल लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं, ठीक है। यानी कि धान की प्रक्रिया में क्या लगा देना, एक जो है साथियों दलहन की खेती कर देना क्या कहलाती है, फसल चक्रण कहलाती है, ठीक है। देखिए तो अब ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ कि फसल चक्रण के कारण मिट्टी में राइजोबियम नामक जीवाणु की वृद्धि हो जाती है जिससे मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। इस विधि के द्वारा समय के बचत के साथ साथ एक ही बार कई तरह के फसल उत्पादित हो जाते हैं। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा ये गया है कि खादर और बांगर क्या है। देखिए खादर जो है साथियों और बांगर क्या है, तो समझिए ध्यान से सभी लोग। देखिए खादर पहले समझते हैं। देखिए नए जलोढ़ मिट्टी में महीर कण पाए जाते हैं जो बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है और ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं, ये खादर है, ठीक है ना। दूसरा हम बांगर की बात करेंगे तो देखिए बांगर क्या होता है। देखिए तो पुराने समझेंगे ध्यान से कि पुराने यहाँ पर साथियों यहाँ पर समझेंगे आप लोग का आंसर आप लोग का बांगर के बारे में कि पुराने जलोढ़ मिट्टी में कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है जो मिट्टी के अनउपजाऊ बना देती है जिसे हम लोग बांगर कहते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए खादर वो होती है जहाँ पर कोई भी चीज़ उपजाया जा सके, ठीक है ना। और बांगर वो होता है जिसपे कोई चीज़ क्या हो, उपजाऊ ना हो, ठीक है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन प्रश्न है कि आप अगला कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। साथियों देखिए जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो सबको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो आंसर समझिए देखिए ध्यान से। देखिए मानव अपनी कुशलता क्षमता एवं आधुनिकता के सहारे नदियों के ऊपर बांध बनाकर इसके जल का उपयोग परिवहन एवं सिंचाई, बिजली उत्पादन, मनोरंजन, वन जीव संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी अपरदन पर रोक एवं पर्यावरण जैसे आर्थिक सामाजिक आदि कार्यों के एक साथ संपादित करती है जिसे जो है देशीय परियोजना कहा जाता है। समझ गए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों समझते हैं ध्यान से। प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। बताइए जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद है इसके क्या कारण है साथियों, इसको आपको बताना है, ठीक है ना। तो समझते हैं ध्यान से। देखिए किसी विशेष नदी का जल दो या दो से अधिक राज्यों से होकर जब बहती है तो इन राज्यों में नदी के जल के उपयोग हेतु आपस से मतभेद या वाक्य शुद्ध होते रहता है जिसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। जैसे नर्मदा एवं इसके सहायक नदियाँ के पानी को लेकर कुल 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जल उपयोग को लेकर सहमति नहीं बन पाई और विवाद शुरू हो गया था और
इस विवाद से बचने के लिए 1969 में न्याय प्राधिकरण जल विवाद न्याय प्राधिकरण की संस्थापक की गई। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है कि जल संकट क्या है। साथियों क्वेश्चन ये है कि जल संकट जो है वो क्या है, तो आंसर समझेंगे। देखिए स्वीडन के जल विशेषण फॉल्कर मार्क के अनुसार किसी भी देश के अथवा प्रांत में प्रतिदिन एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल की उपलब्धता को जल संकट कहते हैं। वर्तमान भारत में प्रति व्यक्ति 1300 घन मीटर जल की उपलब्धता हो गई है। ठीक है ना, आप समझिए यहाँ पर देखिए जल पीने के साथ साथ और बहुत से कामों में उपयोग किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% हिस्सा जल से विद्युत प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये भारत में जो है 22% जल से क्या होता है, बिजली ही प्राप्त होती है। समझ रहे। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन में कराऊंगा। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। ठीक है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इसके PDF के लिए आप हमको व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर देखिए भारत के नदियों का देश कहा जाता है। प्राचीन काल से ही वर्तमान तक बहुत सारी नदियाँ सदाबहिनी और परंतु सभ्यता और संस्कृति के आधुनिकीकरण के कारण हमारे देश में कई प्रकार प्रदूषणों का स्वस्थ बढ़ा है। भारत के नदियों के प्रदूषण होने के कारण इस प्रकार है। पहला सुनिएगा ध्यान से। पहला देखिए कल से कैसे देखिए समझते हैं। कारखानों और उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल, कचरा अथवा अछाविनीय तत्वों का नदी में सीधे सीधे प्रवाहित कर देना, ये पहला है कारण। दूसरा कारण समझते हैं साथ ही यहाँ पर। तो दूसरा कारण ये है, दूसरा नदियों में मृत पशुओं को डालने से, मवेशियों को नहलाने से, गंदगी नलियों को जोड़ने से नदियाँ प्रदूषित हो जाती है। तीसरा कारण साथियों देखिए, तीसरा कारण कि अत्यधिक उर्वरता का उपयोग से वर्षा जल उर्वरकों का साथ लेकर नदी से समाहित हो जाते हैं, जिससे वह विषैली भी हो जाती है। ठीक है ना, ये आपकी क्या हो गया, नदियों के कारण हो गया कि प्रदूषित कैसे होती है नदियाँ। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा ये जा रहा है कि कैंसर रोग के उपचार के वन क्या योगदान है। ठीक है ना, समझते हैं आंसर। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। कैंसर एक इतना खतरनाक बीमारी है कि समय पर यदि पता ना चले तो यह लाइलाज हो जाती है। ठीक है, चूँकि कैंसर अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु फिर भी भारतीय औषधीय जगत के अनुसार एक विशेष प्रकार का टैक्सोन कैंसर रोधी औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो सदाबहार वृक्षों के छाल टेक्सन रेक्टा एवं प्रभी फलियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा ये जा रहा है कि वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो देखिए पहला नंबर है कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण हैं। ठीक है ना, पहला देखिए, पहला क्या है। पहला आपका साथियों कि वन्य जीवों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्षों का अनाधुन कटाई है, जिससे इनका आवास छिन गया है और ये बेघर हो गए। दूसरा क्या साथियों, तो दूसरा समझिए। दूसरा ये है कि पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विभिन्न तरीकों से वन संपादन का दोहन हुआ, जो वन जीवों के हाथ से विलुप्त के कारण बने। तीसरा देखिए साथियों, तीसरा क्या है, तीसरा देखेंगे समझेंगे। तीसरा एक रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण के कारण वन जीवों का ह्रास हुआ। ठीक है, चौथा ये कि वन जीवों के शिकार और व्यापार से भी वन जीवों का ह्रास तेजी से हुआ है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन आपका है, समझते हैं। प्रश्न की रेड डाटा बुक क्या था, समझिए ध्यान से। देखिए पृथ्वी पर पशु जीव जंतुओं की संख्या का रिकॉर्ड रखने की सूची बनाई जाती है, इसे ही रेड डाटा बुक कहा जाता है। ठीक है ना, इसे जो है IUCN जारी करती है। IUCN का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचुरल है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। समझ गए आप, देखिए स्विट्जरलैंड में है। समझिए रेड डाटा बुक में समान प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। इसे संकरगढ़ प्रजातियों को सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को किए साथियों। अगले आप लोगों का क्लास में साथियों फिर हम लोग 10 और प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा साथियों। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। और इस PDF के लिए साथियों, PDF के लिए इसका साथियों, उसके PDF के लिए जो है ना आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ऐड हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सभी को जय हिंद।